एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसा है ये हम देखें कि किस तरह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हो कि एक इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब है जिस पर एक विंडो से लाइट इंसिडेंट हो रही है। यहाँ एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, क्या मतलब है उसका हम आगे जानेंगे। तो इस प्लेट पर जब लाइट एनर्जी इंसिडेंट होती है, सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन इंसिडेंट होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होता है। यहाँ पर एक कलेक्टर है जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है और ये एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड है जहाँ पर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं और वोल्टेज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ वेरिएबल रेजिस्टर है, रियोस्टेट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो सर्किट चूँकि कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट मिलेगी जिसको हम प्लेट करंट या फोटो करंट कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। लेकिन यहाँ जो लाइट इंसिडेंट होगी वो सफिशिएंटली हाई एनर्जी की होनी चाहिए और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कैथोड और जो कलेक्ट कर रहा है एनोड, इनके बीच का पोटेंशियल हम वेरी कर सकते हैं और उनके वेरिएशन का ग्राफ प्लॉट किया गया। तो ये जो ग्राफ मिला, ये कुछ इस तरह का ग्राफ मिला कि जैसे जैसे ज़ीरो वोल्टेज पर भी कुछ करंट मिल रही है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट थोड़ी बढ़ने के बाद करंट कांस्टेंट हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, इसको सैचुरेशन करंट कहते हैं। वोल्टेज जब नेगेटिव में करते हैं यानी कलेक्टर को नेगेटिव में करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगता है, तो करंट उस तरह से कम होती जाती है और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर जाकर ये करंट जो है ये ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में जो कंक्लूजन हम कर पाते हैं उसे अगर देखें कि ये जो ग्राफ है करंट वोल्टेज का, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन भी नहीं है, यानी ओम्स लॉ जो था I प्रोपोर्शनल टू V वो एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है। यानी ये फोटो ट्यूब जो है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, यानी कंडक्टर में जिस तरह से करंट फ्लो करती है उस तरह से करंट फ्लो नहीं करती। डायरेक्शन ऑफ करंट डू नॉट चेंज बाय रिवर्सिंग पोलैरिटी। यहाँ पर वोल्टेज नेगेटिव किया तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी, करंट की डायरेक्शन हमेशा एक ही है। ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी तो ये प्लेट ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से कलेक्टर की तरफ जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती, ये देखा गया। करंट बिकम्स कांस्टेंट और सैचुरेटेड आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज एट पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर। यहाँ पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज है जिसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, जो पॉजिटिव वोल्टेज है। इस वोल्टेज के बाद चाहे वोल्टेज हम और बढ़ाएं पर करंट जो है वो नहीं बढ़ती, करंट कांस्टेंट हो जाती है। Current decreases with negative collector potential. It shows that less energetic electrons fails to reach the collector due to repulsion and current reduces to zero at stopping potential. अब यहाँ पर ये देखा गया कि इसके वोल्टेज को जब नेगेटिव करते हैं धीरे धीरे तो करंट कम होती है। करंट कम होना ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है मतलब जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो पहुंच नहीं पाते, करंट कम हो जाती है। और इसको नेगेटिव करते करते एक ऐसा वोल्टेज आता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे नहीं पहुंच पाता और करंट ज़ीरो हो जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा देखा गया। इसका एक्सप्लेनेशन वही एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने दिया जो कि हम आगे जानेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, when light of frequency 2 nu 0 is incident on a metal of threshold frequency nu 0, then maximum speed of emitted electrons is 2 into 10 to the power 5 meter per second. If the frequency of incident photon is now made 10 nu 0, then find maximum speed of electrons. तो मैक्सिमम स्पीड का रिलेशन अगर हम देखें तो हमें ये पता है V max is equal to under root 2 by m into h nu minus phi। ठीक, ये हमें पता है। तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम पुट करें, फाई क्या है, फाई को अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू ज़ीरो या एच न्यू टी एच, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब अगर हम इसे पुट कर दें V1 by V2 करते हुए अगर पुट कर दें
तो हाफ एम वी वन स्क्वायर कितना, h इंटू टू न्यू ज़ीरो माइनस एच न्यू ज़ीरो, तो बचा एच न्यू ज़ीरो। अगले सिचुएशन में हाफ एम वी टू स्क्वायर इज h इंटू टेन न्यू ज़ीरो माइनस एच न्यू ज़ीरो, यानी 9h न्यू ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो गई, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स, क्योंकि v2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर 9 है, तो v2 इज इक्वल टू 3v1। v1 हमें दिया हुआ है तो उसका 3 टाइम्स 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये होगी उसकी वेलोसिटी। Light of various intensity and frequency are incident on 3 identical phototubes A, B and C. Current versus voltage graph from them is given. For them is given. Find relation among intensities and frequencies of incident light. तो इंटेंसिटीज का रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम देख सकते हैं ए और बी के लिए सैचुरेशन करंट सेम है। सैचुरेशन करंट सेम है मतलब ए की लाइट की इंटेंसिटी और बी की लाइट की इंटेंसिटी बराबर है। सी के केस में हम देख सकते हैं कि सैचुरेशन करंट ज़्यादा है, यानी सी पर इंसिडेंट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी आई सी जो है वो ज़्यादा है। तो आई ए इज इक्वल टू आई बी लेस देन आई सी, ये इनके इंटेंसिटी का रिलेशन है। अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो बी और सी के लिए देख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव है और इन दोनों के लिए बराबर भी है। तो हम ये लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर बी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सी आर इक्वल। और क्या लिख सकते हैं, ए के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड जो है वो कम है क्योंकि ये पहले ही रुक जा रहा है, तो ए के लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो भी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन लिख दें, ये जो है ये वी ए है, तो यहाँ से लिख सकते हैं न्यू ए लेस देन न्यू बी इक्वल टू न्यू सी। अब हमें जो जानना है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेडिएशन प्रेशर। लाइट जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, रेडिएशन जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो प्रेशर प्रोवाइड करती है। तुम लोगों ने देखा होगा कि कॉमेट की एक टेल होती है। कॉमेट की जो टेल होती है उसकी कुछ खासियत होती है, वो हमेशा अवे फ्रॉम सन डायरेक्टेड होती है। कॉमेट मालूम है कि सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो घूमता है और उसकी पूंछ हमेशा सूरज से दूर की तरफ होती है। वजह क्या होती है, सोलर रेडिएशन की वजह से उसके कॉमेट की टेल में जो भी गैस, डस्ट, आइस, डेब्रीज जो भी है वो उस पर फोर्स लगता है, उस पर एक प्रेशर लगता है जिससे वो डायरेक्टेड अवे होती है। कॉमेट जब सूरज के पास होता है उसकी टेल ज़्यादा लंबी होती है बशर्ते वो सूरज से जब दूर होता है। जब दूर होता है तब उसकी पूंछ छोटी होती है, क्योंकि दूर है तो लाइट की इंटेंसिटी कम होती है और हम आगे देखेंगे रेडिएशन प्रेशर जो है वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट है। अब द फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ फोटॉन्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या है, फोटॉन की कुछ एनर्जी होती है, एनर्जी है तो कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग मास भी होगा इक्वल टू mc स्क्वायर से, मास है तो कुछ मोमेंटम भी होगा, हमने देखा p इज इक्वल टू E/c होता है। और इंटेंसिटी से ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं, लेट अस सी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें ऑलरेडी मालूम है, एनर्जी ऑफ फोटॉन E इक्वल टू h न्यू इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, ये भी हमें मालूम है। मास ऑफ फोटॉन इज E/c स्क्वायर, दैट इज h न्यू बाई c स्क्वायर और h बाई c लैम्डा, ये मास है। और हमें मालूम है मोमेंटम ऑफ फोटॉन p इज इक्वल टू E/c और h बाई लैम्डा। तो ये सारे फैक्टर हमें ऑलरेडी मालूम है। अब नई कुछ बातें हम डिफाइन करें। फोटॉन फ्लक्स, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रो की वैल्यू 1, परफेक्टली अब्जॉर्बिंग के लिए रो की वैल्यू 0, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग के लिए रो की वैल्यू लेस देन 1। तो रो की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन वेरी करती है। अब ये रेडिएशन प्रेशर
कितना होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट केस कर रहे हैं कि किसी सरफेस पर जब फोटोन नॉर्मली इंसिडेंट होता है तब क्या होता है। तो आई इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पर और रो आई इंटेंसिटी की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। प्लेट का एरिया कुछ ए है, तो आई इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हो रही है ए सरफेस एरिया पर और सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो रो है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं, तो एनर्जी कितनी इंसिडेंट हो रही है हमें मालूम है, आई इज इक्वल टू ई बाई ए इंटू टी। ठीक है, और आई इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ई की वैल्यू कितनी है, आई ए इंटू टी, ये एनर्जी है। तो इंसिडेंट लाइट का कुछ मोमेंटम है पी आई, वो कितना ई बाई सी हमें मालूम है, दैट इज इक्वल टू आई ए टी बाई सी, ये इंसिडेंट लाइट का मोमेंटम है। रिफ्लेक्टेड लाइट की ये एनर्जी है रो आई, तो रिफ्लेक्टेड लाइट का मोमेंटम कितना पी आर, कितना रो आई ए टी बाई सी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट का मोमेंटम है। तो चेंज इन मोमेंटम होगा और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम से हमें फोर्स मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को अब हम देख लें कैसे हम कैलकुलेट करें। इंसिडेंट लाइट का मोमेंटम कितना आई ए टी बाई सी, रिफ्लेक्टेड लाइट डायरेक्शन अपोजिट है तो वेक्टर फॉर्म में लेकर ही हम कर रहे हैं, तो माइनस रो आई ए टी बाई सी। इंसिडेंट लाइट धक्का किधर लगाएगी, इंसिडेंस के डायरेक्शन में, और रिफ्लेक्टेड लाइट किधर धक्का लगाएगी, इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों धक्के सेम डायरेक्शन में हैं, तो माइनस ये करके ये ऐड अप हो जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, माइनस ऑफ 1 प्लस रो आई ए टी बाई सी। जितना मोमेंटम लाइट का चेंज हुआ है उतना इक्वल एंड अपोजिट इस सरफेस का भी मोमेंटम चेंज होगा, यानी सरफेस का मोमेंटम चेंज कितना होगा 1 प्लस रो आई ए टी बाई सी। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, टाइम को उधर लेकर चले जाएं तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा 1 प्लस रो आई ए बाई सी। प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ फोर्स नॉर्मल ही लग रहा है तो 1 प्लस रो आई बाई सी। ये रिलेशन ध्यान रखोगे, ये प्रेशर का एक्सप्रेशन है तो उसको हम देख लें। फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस रो आई ए बाई सी। ये मैंने माइनस डेल्टा पी बाई टी क्यों लिखा है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा, जितना फोर्स लाइट पे लगेगा उसका इक्वल एंड अपोजिट जिस सरफेस पर लाइट गिर रही है उस पर लगेगा। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रो की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2 आई ए बाई सी फोर्स लगेगा, और अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो रो की वैल्यू 0, तो आई ए बाई सी ये फोर्स लगेगा। और प्रेशर नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है, जैसा कि मैंने कहा 1 प्लस रो आई ए बाई सी है। अब अगर ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है तब कितना फोर्स लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अपवर्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैन होल्ड अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम, फाइंड पावर ऑफ दैट बीम। तो एक प्लेट है उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो लाइट कुछ फोर्स लगाएगी और mg उसका कुछ वेट है, ये दोनों जब बैलेंस करेंगे तो ये फ्लोट करेगा, वो मिरर जो है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग प्लेट जो है वो फ्लोट करेगी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी में ऐसा ही होने वाला है, स्पेसशिप्स जो हैं वो लाइट से चलेंगे। मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि एलियन स्पेसशिप से वो लाइट से ही एलियन स्पेसशिप चलते हैं, वहाँ पर गैस वगैरह नहीं निकलती। तो वजह यही है, वो हाई फाई टेक्नोलॉजी पे है, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है, अभी इस क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि कितना पावरफुल बीम चाहिए। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और लाइट के फोर्स बैलेंस होना चाहिए, यानी mg इज इक्वल टू 1 प्लस रो आई ए बाई सी के बराबर होना चाहिए। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो रो की वैल्यू 0, आई ए की वैल्यू जो है वो w के बराबर है, तो w इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी एम जी के बराबर होना चाहिए। देख सकते हो c से मल्टीप्लाइड है, c की वैल्यू बहुत ज़्यादा है
तो ये जो बीम होगी, लेज़र बीम होगी, इसका पावर कितना होना चाहिए? 3 × 10⁷ वाट। यानी इस 10 ग्राम की प्लेट को होल्ड करने के लिए इतना पावरफुल बीम चाहिए। तो जो हेवी ऑब्जेक्ट होंगे उसके लिए कितनी पावरफुल लेज़र बीम चाहिए, यू कैन इमेजिन। और हमारे पास अभी तक उतनी पावर नहीं है। तो हमने इससे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो देखा कि जब फोटोन किसी मटेरियल पे इंसिडेंट होता है तो उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो होल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, पार्ट फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो पूरे फोटोन को एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन या तो बाहर आ सकता है या मटेरियल के अंदर ही कोलाइड करके उस एनर्जी को लूज़ कर सकता है। तो वहाँ पर बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, हम जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, वो पूरी तरह से फ्री नहीं है। वो मटेरियल के अंदर बाउंड है, मटेरियल के अंदर मूव करने के लिए फ्री है, न कि मटेरियल से बाहर आने के लिए। तो वो जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो होल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, वो फोटोन के पार्ट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन यही बात जब फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में आती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है, किसी से बाउंड नहीं है, फ्रीली मूव कर रहा है, और उस पर जब फोटोन इंसिडेंट होता है, तब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो हमेशा पार्ट ऑफ द फोटोन ही एब्जॉर्ब करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब पार्ट ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करता है, यानी फोटोन की एनर्जी का एक पार्ट एब्जॉर्ब करता है, तो जो रिमेनिंग एनर्जी हुई उसका एक दूसरा फोटोन वो रिलीज़ कर देता है। उस फोटोन की एनर्जी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ बढ़ जाता है। ये जो फिनोमेना है, फोटोन की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन या फ्री पार्टिकल से कोलिजन के बाद ये जो वेवलेंथ इंक्रीज होने वाली बात है, ये जो वेवलेंथ चेंज हो रहा है, इसी को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फोटोन आकर इंसिडेंट हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एच न्यू एनर्जी है, और वेवलेंथ लैम्डा आई है, ये इंसिडेंट फोटोन है। एक टारगेट इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे है उस पर आकर कोलाइड कर रहा है। हम एक सिंपलेस्ट केस कंसीडर करें और कोलिजन के बाद ये स्कैटर हो रहा है। तो ये फोटोन स्कैटर हुआ, स्कैटर फोटोन की फ्रीक्वेंसी कुछ न्यू डैश है और वेवलेंथ लैम्डा फाइनल है। चूंकि एनर्जी कम हो गई है, यानी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं लैम्डा फाइनल इज ग्रेटर देन लैम्डा इनिशियल। और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली है और वो रिकॉइल किया है इस फोटोन से कोलाइड करने के बाद। मोमेंटम जो है अब कंजर्व हो रहा है, पर बात यह है कि ये मोमेंटम जो कंजर्वेशन है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, ये रिलेटिविस्टिकली कैलकुलेट करते हैं, न कि सिंपल फॉर्म में। एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है, E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C⁴, जहाँ पर P इज इक्वल टू H बाई लैम्डा है, और ये रिलेटिविस्टिक फिनोमेना है। नॉन रिलेटिविस्टिक या हम सिंपली जो क्लासिकल फिजिक्स से इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब ये ऑब्जर्व, जैसे कॉम्पटन ने क्या किया कि 1920s कॉम्पटन ऑब्जर्व दैट एक्स-रे स्कैटर्ड फ्रॉम सॉलिड्स हैज लॉन्गर वेवलेंथ देन इंसिडेंट रेज। This phenomena can only be explained relativistically, according to which ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, कंजर्वेशन रूल, जैसा कि फिजिक्स के हर पार्ट में होता है, कंजर्वेशन रूल्स वैलिड होती है, एप्लीकेबल होती है हमेशा, कभी भी वायलेशन नहीं होता। तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। स्कैटर्ड फोटोन विल हैव लेस एनर्जी, मोर वेवलेंथ एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन which is having less wavelength. The energy lost by photon is taken by electron as kinetic energy. Obvious है, जितनी एनर्जी फोटोन लूज करेगा उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। द चेंज इन वेवलेंथ अब जो है, चूँकि डेरिवेशन का पार्ट रिलेटिविस्टिक है जो हमारे कोर्स के बाहर है, तो हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला इतना ध्यान रखना है कि जो चेंज इन वेवलेंथ है, दैट इज लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल, दैट इज इक्वल टू H by m naught C into 1 minus cos phi, जहाँ phi is the angle of deviation। फोटोन के पाथ में जो डेविएशन हो रहा है वो phi है। अब अगर डेविएशन नहीं होता है, फोटोन सीधे सीधे चला गया, फोटोन सीधा सीधा चला गया, मतलब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ही नहीं,
तो प्रोबेबिलिटी वेव का मतलब है कि किसी एक पार्टिकल को किसी एक पॉइंट पे ढूंढना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ढूंढ पाना, वो उसकी प्रोबेबिलिटी वेव है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिफरेंट मटेरियल के लिए, डिफरेंट पार्टिकल के लिए कैसी कैसी होती है वह हम जाने। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, हमने ये देखा। अब ये डिफरेंट बॉडीज़ के लिए किस तरह से डिफरेंट होता है ये हम जाने। तो कोई m मास का पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम होगा mv, तो h बाई mv उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी k है तो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ पे क्या मोमेंटम में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m या p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk, तो यह इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी h बाई अंडर रूट 2mk। अगर कोई चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराते हैं, स्टार्टिंग से रेस्ट से v पोटेंशियल डिफरेंस से कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो qv काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। qv काइनेटिक एनर्जी गेन करता है तो काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर हम qv रख दें तो हमें उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिलेगी। अगर कोई पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल है, वो हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से मूव कर रहा है, तो हमें गैसीय स्टेट से ये मालूम है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि किसी पार्टिकल की थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 kT होती है, जहाँ पर ये k जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो उसे अगर काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT पुट कर दें तो h बाई अंडर रूट 3m kT ये उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। इसी तरह से कोई पार्टिकल अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में जब पार्टिकल होता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी kT के बराबर होती है, वो 3/2 kT के बराबर नहीं होती। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में h बाई अंडर रूट 2m kT ये उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। अब अगर कोई पार्टिकल q चार्ज का पार्टिकल r रेडियस के ऑर्बिट में मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो r रेडियस के ऑर्बिट में अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो हमें ये मालूम है ऑर्बिटल रेडियस जो होता है वो mv बाई qb होता है। तो r इज इक्वल टू mv बाई qb है, तो mv मोमेंटम जो है वो qrb के बराबर होता है। तो वो qrb अगर हम पुट कर दें मोमेंटम की जगह तो h बाई अंडर रूट h बाई QRB ये होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट पार्टिकल के डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करने के फॉर्मूले हैं। अब कुछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिफरेंट मटेरियल के जो हैं उन्हें अगर याद रखो तो कैलकुलेशन करना आसान होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के अगर मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हम पुट कर दें, h की वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये आता है 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रम रूट वोल्ट। यानी कितने पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया, वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मालूम है उसको अगर वोल्ट यूनिट में पुट करें तो इस फार्मूले से डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रम यूनिट में आएगी। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। ऐसे ही प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का मास पुट करें, प्रोटॉन का मास पुट करेंगे तो ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 था, प्रोटॉन के लिए ये 0.286 है। इसी तरह से अगर अल्फ़ा पार्टिकल के लिए पुट करें तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास जो है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है, तो उसको अगर हम पुट कर दें तो और 2 से डिवाइड हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 0.101 बाई रूट वी एंगस्ट्रम रूट वोल्ट है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें वो तो न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके पास जो एनर्जी होगी वो थर्मल एनर्जी होगी। तो किसी टी टेम्परेचर में अगर उसके पास एनर्जी है तो टी अगर एब्सोल्यूट यूनिट यानी अगर केल्विन में पुट करें तो ये 25.6 बाई रूट टी है। ये न्यूट्रॉन के लिए है। अगर न्यूट्रॉन थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये 3 की बजाय यहाँ पर ये 2 है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये 30.8 बाई रूट टी रूट केल्विन एंगस्ट्रम। तो ये इस तरह से कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें अगर याद रख सको तो डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फाइंड द एंगल ऑफ लॉग पी वर्सेस लॉग लैम्डा ग्राफ विथ एक्स एक्सिस। तो लॉग लैम्डा लॉग पी के बीच में जो ग्राफ बन रहा है
एक्स एक्सिस के साथ उसका किस तरह से एंगल बनेगा वो हमें देखना है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो m की वैल्यू आ रही है दिस इज़ -1, लॉग लैम्डा वर्सेस लॉग p देखें तो -1, स्लोप -1 अगर है तो एंगल कितना होगा 135 डिग्री। तो उसे हम देखें, स्लोप जो है वो -1 है m की वैल्यू, तो एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री। ठीक, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को होल्ड करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करती है। उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। उस फोर्स की कुछ खासियत है, लेट अस सी दैट। तो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ हमें जाननी है। जो क्या क्या प्रॉपर्टी है देखें, न्यूक्लियर फोर्स हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। पहले न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ देख लें। किस तरह का ग्राफ है, जैसा मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है उसी तरह का ग्राफ है। फ़र्क इतना है कि मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी में ये डिस्टेंसेस के रेंज जो होते हैं वो माइक्रोमीटर के ऑर्डर के होते हैं या फर्मी के ऑर्डर का है। 0 से 0.5 फर्मी तक ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, 0.5 फर्मी से 10 फर्मी तक ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और 10 फर्मी के बाद पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट्स रिपल्शन, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट्स अट्रैक्शन एंड नो पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट्स नो फोर्स। और यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू जहाँ पर है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है जिसको R0 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो पर्टिकुलर सेपरेशन में न्यूक्लियॉन्स रहने की कोशिश करेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। न्यूक्लियर फोर्स होने का एडवांटेज क्या है, तो कुछ एडवांटेजेस हैं वो हम देखें। पहला, इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस कैन नॉट कंटेन मोर देन 1 प्रोटॉन, दैट इज एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट। अब न्यूक्लियर फोर्स अगर नहीं होती तो न्यूक्लियस के अंदर एक से ज़्यादा प्रोटॉन होते ही प्रोटॉन प्रोटॉन कूलम रिपल्शन होता, एक प्रोटॉन ही बचता, बाकी सब बाहर निकल चुके होते हैं, रिपल्शन से बाहर निकल चुके होते हैं। यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ही बचते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सारे एलिमेंट्स बचते हैं। इसके अलावा यूनिवर्स में और कोई एलिमेंट नहीं होता। दूसरा है इन एब्सेंस ऑफ रिपल्सिव नेचर। ये फोर्स अगर रिपल्सिव नेचर का नहीं होता तो क्या होता, स्ट्रॉन्ग तो है ही, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता तो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब पास आते जाते, एक दूसरे के अंदर धंसते चले जाते, न्यूक्लियस पॉइंट साइज का हो जाता, डायमेंशनलेस हो जाता और उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती और इस तरह से सारे न्यूक्लियस जो हैं वो कोलैप्स कर जाते, यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। शॉर्ट रेंज नेचर ऑफ दिस फोर्स, तो ये फोर्स शॉर्ट रेंज की है। इतने शॉर्ट रेंज के होने के बावजूद, 10 फर्मी के रेंज के होने के बावजूद हमारे पीरियडिक टेबल में हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर ये फोर्स ज़्यादा रेंज की होती तो रेंज अगर इस फोर्स का ज़्यादा होता, अगर ग्रेविटेशनल और कूलम फोर्स की तरह इनफाइनाइट रेंज होती तो दुनिया के सारे न्यूक्लियॉन्स एक जगह होते और पूरा ब्रह्मांड एक न्यूक्लियस होता। तो शॉर्ट रेंज होने की वजह से ये पूरा ब्रह्मांड एक पॉइंट पे कोलैप्स नहीं किया है। दूसरी बात और कि इसकी रेंज अगर 10 फर्मी से ज़्यादा होती, 10 फर्मी में ही इतने सारे एलिमेंट मौजूद हैं, केमिस्ट्री इतनी डिफ़िकल्ट हो चुकी है। अगर और ज़्यादा रेंज होता तो और भी बहुत सारे एलिमेंट होते और बहुत सारे स्टेबल एलिमेंट बढ़ जाते और हमें उनकी केमिस्ट्री पढ़नी डिफ़िकल्ट हो जाती। तो तुम ये भी समझ सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हमें केमिस्ट्री पढ़नी तो पड़े, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़े। बहुत ज़्यादा एलिमेंट होगा तो यूनिवर्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, वैसे ही कॉम्प्लिकेसी कम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूम दैट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर इज एज शोन इन द फिगर। किसी अलग यूनिवर्स में ऐसा है। यूजिंग दिस प्लॉट फाइंड द पॉसिबल सिचुएशन इन विच एनर्जी विल बी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज कब होगी, जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़े। बढ़े मतलब यहाँ के ये हल्के वाले जुड़कर मीडियम हो या यहाँ के ये भारी वाले टूटकर मीडियम हो। यानी 200 से 260 वालों का अगर
फिजन होता है तो एनर्जी रिलीज होगी। 1 से 50 तक वालों का अगर 50 क्या उससे ज़्यादा, उनका 50 से ज़्यादा वालों का अगर फ्यूजन होता है तो 100 से ज़्यादा उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में वो पहुंचेंगे और तभी वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कौन से सिचुएशन में फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में, जिससे कि वो 100 से 200 के बीच में पहुंच सकें। यानी 2 50 के नहीं, एक 50 का एक 51 का, अगर ऐसे कंबाइन करते हैं। और 200 से 260 तक वालों के स्प्लिट करें, उनका फ्यूजन हो तब, और 1 से 100 तक वालों का फ्यूजन हो। इस तरह से 2 1 का फ्यूजन होगा तो नहीं होगा। मास नंबर 1 के 2 फ्यूज़ हो गए तो मास नंबर 2 बना, वो भी 100 से बिलो पे है, एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। 2 ऐसे ही कनेक्ट हो जिससे कि मास नंबर जो है वो 100 को क्रॉस करे, तभी एनर्जी रिलीज़ होगी। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन को 2 मेन कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, एक जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, दूसरा जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है। तो जिससे एनर्जी इवॉल्व होती है उसको एक्सोएर्जिक कहते हैं, जो एनर्जी को रिलीज़ करता है, एमिट करता है। जो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है उसको एंडोएर्जिक कहते हैं, जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है वो एंडोएर्जिक है। और न्यूक्लियर रिएक्शन को कुछ पहले तो केमिकल रिएक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर दें। एक्स और ए रिएक्टेंट्स हैं, वाई और बी प्रोडक्ट हैं, केमिकल रिएक्शन की तरह लिखा। पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर रिएक्शन, ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन नहीं होता। केमिस्ट्री के रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह के नहीं होते, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन चूँकि न्यूक्लियस के कोलिजन की वजह से होता है, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन को न्यूक्लियर कोलिजन भी कहते हैं। ए जो है वो प्रोजेक्टाइल है, एक्स टारगेट है, तो ये प्रोजेक्टाइल टारगेट से टकराता है, और वाई और बी जो है ये प्रोडक्ट बनते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने का और एक तरीका है एक्स ए कॉमा बी वाई, जहाँ ए और एक्स रिएक्टेंट्स हैं, वाई और बी प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को ऐसे भी अगर लिखते हैं तो इसका मतलब ही यही है कि एक्स और ए रिएक्ट करके वाई और बी बन रहे हैं, रिएक्ट करके या कोलाइड करके। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज़ होती है, हीट या थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, साउंड एनर्जी के फॉर्म में रिलीज़ नहीं होती। इसीलिए हमने न्यूक्लियर रिएक्शन को एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक नहीं कहा, हमने एक्सोएर्जिक या एंडोएर्जिक कहा, क्योंकि जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो काइनेटिक एनर्जी है। अब तुम सवाल करोगे ये कि सन से तो सन में फ्यूजन हो रहा है और सन से हीट लाइट सभी आ रही है, तो ये जो हीट लाइट आती है इनके प्रोसेस डिफरेंट है। जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरते हैं तब फिर वो एनर्जी रिलीज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पर न्यूक्लियर रिएक्शन में तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज़ होती है। हमने कुछ क्यू वैल्यू ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात की, वहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्सोएर्जिक एंडोएर्जिक रिएक्शन की बात की। आज हम उन्हीं में से कुछ एक्सोएर्जिक रिएक्शन की बात करेंगे। उन रिएक्शंस को हम देखें। अब सबसे पहले पेयर एनिहिलेशन, वेयर अ पार्टिकल कोलाइड्स विद इट्स एंटी पार्टिकल। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में कोलिजन होता है, दोनों पार्टिकल एंटी पार्टिकल गायब हो जाते हैं, उनका पूरा का पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 100% मास जो है वो इस प्रोसेस में एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल कोलाइड करते हैं, कुछ उनकी काइनेटिक एनर्जी है और 2 फोटॉन यहाँ पर बन रहे हैं, 2 गामा फोटॉन बन रहे हैं ये। तो प्रोसेस में अगर एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे।
पार्टिकल एंटी पार्टिकल के बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्या है सिर्फ इतना सा जान लें, ये एक ऐसे पेयर ऑफ पार्टिकल हैं जिनके चार्ज अपोजिट हैं, स्पिन अपोजिट है, मास सेम है। तो ऐसे दो पार्टिकल एंटी पार्टिकल जब कोलाइड करते हैं दोनों गायब हो जाते हैं, स्पिन, एनर्जी, मास, ये सारे कंजर्वेशन रूल एप्लीकेबल होते हैं। अब यूनिवर्स में जितने पार्टिकल है, जितने फंडामेंटल पार्टिकल है, उन सभी के एंटी पार्टिकल भी मौजूद हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, फोटॉन एंटी फोटॉन। अब फोटॉन एंटी फोटॉन अलग अलग नहीं कहते क्योंकि फोटॉन और एंटी फोटॉन आइडेंटिकल पार्टिकल है, दोनों का ही मास ज़ीरो है, रेस्ट मास ज़ीरो है, दोनों पर ही कोई चार्ज नहीं है, दोनों स्पिन इंटीग्रल है। तो फोटॉन और एंटी फोटॉन आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, तो इसलिए उनकी अलग से बात नहीं होती है। लेकिन बाकी जितने भी पार्टिकल हैं उन सब के एंटी पार्टिकल मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि वो क्यों मौजूद हैं। तो पेयर एनिहिलेशन में क्या है, इन दोनों पार्टिकल के कुछ मास हैं और इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल जो एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी 2mc² प्लस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है। जितना भी टोटल उनका मास है, हर एक का मास m है, तो 2e0, दो फोटॉन बन रहे हैं, मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होगी। तो 2e0 इज इक्वल टू 2mc² प्लस 2k। तो एक फोटॉन की जो एनर्जी होगी, एक गामा फोटॉन की जो एनर्जी होगी, दैट विल बी mc² प्लस k के बराबर है, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। नेक्स्ट अब जो हम कह रहे थे क्रिटिकल मास, वो क्या है उसके बारे में जाने। क्रिटिकल मास होता क्या है, एक सर्टेन अमाउंट के मास का साइज उससे ज़्यादा अगर हो गया तो रिएक्शन जो है वो कंट्रोल के बाहर निकल जाएगा। तो कंट्रोल के बाहर निकल जाएगा, उससे बचना है, तो उसके लिए हमें एक सर्टेन क्रिटिकल मास हमें जानना है। अब क्या होता है कि कोई फिजनेबल मटेरियल है, उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा कितने उससे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि जितने यूरेनियम न्यूक्लियस होंगे वो फिजन करेंगे और न्यूट्रॉन को रिलीज करेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल के सरफेस से जो न्यूट्रॉन लीक करेंगे वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। तो लीकेज जो डिपेंड करता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लीक्ड ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो इनका एक सर्टेन बैलेंस बने कि जो लीकेज हो रहा है और जो प्रोड्यूस हो रहा है एक सर्टेन रेशियो मेंटेन हो, तो k की वैल्यू 1 या उससे कम होगी। अगर वो ज़्यादा हो गया यानी प्रोड्यूस ज़्यादा हो गया, लीक कम हो रहा है, तो रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्हीं दो बातों के बारे में जानें। A particular amount of fissile material below which reaction is controlled and above which reaction becomes uncontrolled is called critical mass. यूरेनियम 235 के लिए ये 10 किलोग्राम के ऑर्डर का होता है। Critical mass of fissile material depends upon size of the material, which in turn depends upon a rate of production and rate of leakage of neutrons. अब rate of production takes place in entire mass of material, for which a rate of production is proportional to mass, which is proportional to volume, which is proportional to cube of radius. Whereas rate of leakage takes place from surface, so rate of leakage is proportional to surface area, that is proportional to r²। तो प्रोडक्शन और लीकेज का जो रेशियो है वो r के साथ प्रोपोर्शनल है, that is radius of the sphere. Thus beyond a particular size of material, rate of production dominates rate of leakage, which leads to uncontrolled chain reaction. जब प्रोडक्शन का रेट लीकेज के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाए तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा। ठीक उसी तरह से जैसे बच्चों को सर्दी जुकाम ज़्यादा लगती है, या हम यूँ कहें सर्दियों में हम सिकुड़ के सोते हैं और गर्मियों में फैल कर। ऐसा क्यों? सर्दियों में हमें हीट कंजर्व करनी होती है अपनी, तो हमारा बॉडी मास जो है उससे हीट प्रोड्यूस हो रहा है और हम सिकुड़ के अपने एक्सपोज्ड एरिया को कम कर देते हैं।
तो हीट का लीकेज जो है वह हमारे स्किन से कम हो जाता है, हीट ज़्यादा स्टोर्ड रहती है और हमें सर्दी जुकाम नहीं होती। गर्मियों में हम अपने आप को स्प्रेड कर देते हैं जिससे कि स्किन एरिया ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है और हीट ईजीली रिलीज़ हो जाती है, लीक आउट हो जाती है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है और उसी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर साइज़ का मटेरियल अगर है तो वो कंट्रोल में रहेगा, उससे ज़्यादा हुआ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा। For more questions and their solutions, follow my books.